आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद को किस तरह फैलाया गया, उस समय यूरोपियन सोसाइटीज़ कैसी थी उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नो नेशन स्टेट्स डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। उस समय जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय पूरे यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। वहाँ के सारे जो प्रांत थे वो डिवाइडेड थे किंगडम्स में, जिसका कोई एक आइडेंटिटी नहीं था, कॉमन आइडेंटिटी नहीं था, किसी एक बात को लेकर सब एक हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर हैब्सबर्ग एम्पायर जो रूल करता था उसके बारे में हम देखेंगे। इंक्लूड्स ऑस्ट्रिया, टायरोल, बोहेमिया एंड सुडेंटरलैंड। जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर रूल करते थे किस पर? इन सारे प्रांतों पर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। ऑस्ट्रिया हंगरी और इन सारे प्रांतों पर छोटे छोटे अलग अलग राजा रूल किया करते थे। तो इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्पोक जर्मन एंड इटालियन लैंग्वेज। जो इन प्रांतों के अधिकांश जो लोग थे वो जर्मन भाषा और इटालियन भाषा बोला करते थे। Only tied to bind this group are imperial alliance। कि केवल एक ही जो ऐसा बंधन था जो इन सारे विभाजित ग्रुपों को एक जगह, समूहों को एक जगह बांधता था, वो था किसी युद्ध के दौरान एक एम्पायर दूसरे एम्पायर से अलायंस करता था। मान लीजिए कि ऑस्ट्रिया और बोहेमिया ये दो साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं, तो केवल यही एक बंधन था जो उस समय एग्जिस्ट करता था उस समय की यूरोपियन सोसाइटीज में। दी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या था? व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? द मेंबर ऑफ दिस क्लास वेर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। जो एरिस्टोक्रेसी थे, रिच लैंडेड क्लास यूनाइटेड एज ए क्लास डिस्पाइट रीजनल डिविजन्स। जो खेती जिनके पास बहुत सारा था गांव में, वही एरिस्टोक्रेसी कहलाते थे उस समय यूरोपियन सोसाइटीज में। दे ओन्ड स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। वो लोग गांव में बहुत सारी ज़मीनों को ओन करते थे, साथ ही शहर में बहुत बड़े बड़े मकानों को भी ओन किया करते थे। ये एरिस्टोक्रेसी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ये लोग फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे, किस लिए? डिप्लोमेसी, बातचीत के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए सोसाइटी में कि हम बहुत बड़े हैं फ्रेंच बोलकर। देयर फैमिलीज वेयर कनेक्टेड विथ टाइज ऑफ मैरिज। इनकी जो परिवार थे वो एक दूसरे के साथ शादी के बंधन से कनेक्ट थे। दे आर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप्स। लेकिन ये संख्या में बहुत छोटे ग्रुप थे। एरिस्टोक्रेसी। उस समय द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज पीजेंट्री। जो अधिकतर पॉपुलेशन थी यूरोप की उस समय वो किसानी पर निर्भर करते थे। टू द बेस्ट बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्टर्न यूरोप में जो बहुत सारे ज़मीनें थी वो टेनेंट्स, छोटे किसान और छोटे मालिक ओन किया करते थे। जबकि इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल
Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो अधिकतर लैंड का पैटर्न था लैंड होल्डिंग का, वो सर्ब्स के द्वारा कराया जाता था। सर्ब्स किसे कहते हैं? स्लेव्स, बेसिकली स्लेव्स को, बंधुआ मजदूर को, उनके द्वारा कराया जाता था ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। चलिए तो आगे देखते हैं। दूसरा है द न्यू मिडिल क्लास। जो उसके बाद जो मिडिल क्लास इमर्ज होकर आया था उसके बारे में कैसे आया ये हम देखेंगे। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। जब ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से। बट फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इन इट अकर डरिंग ओनली 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ स्टेट्स में 19वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ। इसके चलते ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, जो कॉमर्शियल क्लासेस का ग्रोथ हुआ इसके चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते। बिकेम मिडिल क्लास, यही आगे चल के मिडिल क्लास बने। इसमें कौन कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बिजनेसमैन थे, जो उद्योगपति थे, जो प्रोफेशनल थे किसी काम को, जैसे लॉयर हो गए हैं, इंजीनियर्स, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनल यूनिटी एंड अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो रिच लैंडेड क्लास एरिस्टोक्रेसी, जिसके बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ये जो लिबरल मिडिल क्लास थे वो डिमांड कर रहे थे नेशनल यूनिटी, एक देश का निर्माण हो और जितने भी प्रिविलेज जो छूट दिया जाता है एरिस्टोक्रेसी का उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आगे हम देखते हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? द वर्ड लिबरलिज्म इज डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीन्स फ्री। सबसे पहले हम इसमें लिबरलिज्म का मतलब जानेंगे, क्या होता है, व्हाट इज लिबरलिज्म, एंड वो कहाँ से वर्ड लिबरलिज्म प्राप्त हुआ। तो लिबरलिज्म वर्ड इज डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर। लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फ्री। चलिए देखते हैं। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो लिबरल नेशनलिज्म थे उससे हम समझते हैं जो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की आज़ादी, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर व्यक्ति कानून के सामने समान हो, उनकी एक सोच थी। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट जो है कंसेंट से बने। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जो संविधान है और जो संविधान और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो हम जिस सरकार को बनाएंगे वो पार्लियामेंट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू बेसिकली बने, संविधान और इलेक्शन के थ्रू बने। द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, जो ऑटोक्रेसी है, जो रिच लैंडेड क्लास थे उनके खात्मा चाहते हैं, और क्लरिकल प्रिविलेजेज जो उस समय के यूरोप में चर्च के पास बहुत पावर था और चर्च में ही क्लर्जी हुआ करते थे। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस टॉपिक को आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। तो क्लर्जी हुआ करते थे, उनके पास भी बहुत सारे पावर होते थे, टैक्स कलेक्ट किया करते थे और कुछ भी हस्तक्षेप किया करते थे सेंट्रल के पावर में, तो उसको समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की आज़ादी बेसिकली इनको दिया जाए, ये डिमांड कर रहे थे। स्फीयर्स ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म को हम
कितने स्फेयर्स है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल स्फेयर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक स्फेयर क्या है लिबरलिज्म का। पॉलिटिकल स्फेयर्स ऑफ लिबरलिज्म का पॉलिटिकल स्फेयर हम देखते हैं। सबसे पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। जो कानून के सामने हर एक व्यक्ति बराबर है, ये जरूरी नहीं कि हमें यूनिवर्सल सफरेज सभी को वोट देने के अधिकार देने के बाद ही प्राप्त हो। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हर एक व्यक्ति की आज़ादी और कानून सबके लिए बराबर हो। दूसरा, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट से गवर्नमेंट को बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, संविधान और इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को स्थापित किया जाए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेज, जो जमींदारी बेसिकली जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए और क्लर्जी के पावर को ख़त्म किया जाए। तो हम इसके बाद हम इकोनॉमिक स्फेयर के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक स्फेयर्स ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, व्यापार करने की आज़ादी दिया जाए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो बाधाएं थी गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट में, आदान प्रदान में, उसको एबोलिश किया जाए, हटाया जाए। डिफरेंसेस इन वेट एंड मेजरमेंट एंड करेंसी, जो डिफरेंसेस थी वेट और मेजरमेंट में और करेंसी जो बहुत सारे थे, उन सबको करेंसी को कम किया जाए और वेट और मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट किया जाए, एक जैसा। डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, और एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा रीजन का निर्माण किया जाए जिसमें हमें व्यापार करने की आज़ादी हो, टैक्स कम भरना पड़े, आसानी से व्यापार हम कर सकें, इनका डिमांड था। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की आज़ादी हमें दी जाए। इसके बाद देखते हैं हम व्हाट इज जोल्बेराइन। जोल्बेराइन है क्या? जोल्बेराइन इज ए ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया टू अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी। जोल्बेराइन एक ट्रेड यूनियन है। जोल्बेराइन को हम कस्टम यूनियन भी कहते हैं, जो किसके इनिशिएटिव से बनाया गया था? प्रशिया के। किस लिए? टैरिफ बैरियर्स थे, जो उतने सारे टैक्स लगाए जाते थे, उनको कम करने के लिए, और करेंसी जो बहुत सारे यूज होते थे उनको कम करने के लिए बनाया गया था जोल्बेराइन को। भला इट इज फॉर्म इन 1834, 1834 में इसे बनाया गया था। इट रिड्यूस द करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। इसमें जो 30 प्रकार की करेंसी यूज हुआ करते थे उस जर्मन स्टेट्स में, उसको 2 प्रकार में किया गया था। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटर measures and created out of countries countless small principalities, a confederation of 39 states, each of these possessed its own currency and weight and measurement। जो नेपोलियन ने इसको बनाया था, इसको जर्मन कन्फेडरेशन को 39 स्टेट्स को एक करके, किस लिए बनाया था? तो ट्रेड आसान हो, इकोनॉमिक फ्लरिश हो। इसमें हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। A merchant traveling in 1833 from Hamsworth to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each of them। जो एक व्यापारी था उस समय 1833 में हैब्सबर्ग से नुरेम्बर्ग किसी सामान को बेचने अगर जाता था तो उसको 11 टैक्स बैरियर से पार करना पड़ता था, और हर एक पर 5% टैक्स जो था उसको पेड करना पड़ता था। ड्यूटीज आर इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और इस पर ड्यूटी जो लगाया जाता था वो वेट और मेजरमेंट के अनुसार लगाया जाता था। ईच रीजन हैड इट्स ओन वेट एंड मेजरमेंट, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन।
हर एक रीजन का हर एक वेट और मेजरमेंट था। इससे बहुत टाइम की बर्बादी होती थी कैलकुलेशन करने में। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल इले, इट इज मेजर ऑफ क्लॉथ विच वेरी टू रीजन बाय रीजन। इले एक मापदंड है जिसे क्लॉथ के नाप को लिया जाता था और रीजन टू रीजन वैली करता था। एन इले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल इन फ्रैंकफर्ट, जो फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी का शहर था, उसमें एक इले का मतलब होता था 54.7 सेंटीमीटर। वही मेज में होता था 55.1 सेंटीमीटर उसी क्लॉथ का। वही न्यूरेमबर्ग में होता था 65.6 सेंटीमीटर। वहीं फ्रैंकफर्ट में होता था 53.5 सेंटीमीटर, 53.5 सेंटीमीटर। दिस प्रॉब्लम आर द रीजन टू मेकिंग ए कस्टम यूनियन कॉल्ड जोरबराइन। यही कारण था जो एक कस्टम यूनियन जोरबराइन को बनाना पड़ा था। तो इसके बाद हम देखेंगे हु आर कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स थे कौन? कंजर्वेटिव्स आर दोज पीपल हु प्रिजर्व द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो बचा के रखना चाहते थे पुरानी संस्था और अपनी रीति रिवाज और देश को। लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। जो ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम पुराने दिनों में वापस जाया करें जो नेपोलियन के पहले हुआ करता था उसमें। दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेज ऑफ इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। इनको रियलाइज हुआ कि जो चेंजेस नेपोलियन ने किया है वह समय के साथ ज़रूरी था और है। दे बिलीव दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। ये मानते थे कि मॉडर्नाइजेशन जो आधुनिकीकरण है वो ट्रेडिशनल पुराने संस्थानों को और मजबूत करेगा, जैसे मोनार्की को। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. आधुनिक सेना, बढ़िया ब्यूरोक्रेसी, ये सब सर्फडम को हटाना, फ्यूडलिज्म को अबोलिश करना, ये सब हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और मजबूत करेगा। इनका बेसिकली कहना ये था। चलिए आगे हम देखते हैं। इन 1850 नेपोलियन डिफेटेड बाय यूरोपियन पावर्स। जैसे कौन कौन थे इसमें जो नेपोलियन को 1815 में हराए थे? तो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये चारों मिलकर जो है नेपोलियन को हराए थे। इन्होंने जब हराया उसके बाद द मीट एट वियना टू ड्रा अप सेटलमेंट फॉर यूरोप। जो ये पार्ट जीते थे उनको बंटवारा करने के लिए इन्होंने वियना में एक मीटिंग बुलाई। द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जो ये वियना कांग्रेस थी, जो इसको होस्ट करने वाले थे कौन? ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उस समय के, ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने होस्ट किया था। तो देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 अगेन में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए कि बाद में फ्रेंच एक्सपेंशन न हो सके और यूरोप में ये क्रांति जो है आगे न फैल सके। तो इसके लिए हम चलिए देखते हैं। जो पहला स्टेप था वो था बर्बन डायनेस्टी बाय रीस्टोर। जो बर्बन डायनेस्टी को 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हटा दिया गया था, लुई 16 को, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। दूसरा, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। जो फ्रांस ने टेरिटरी जीती थी नेपोलियन के अंडर, वो सब इनसे छीन लिया गया। A series of states were taken states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। बहुत सारे स्टेट को फ्रांस के जो सीमा थी उन पे
स्थापित किया गया कि बाद में फ्रेंच एक्सपेंशन को भविष्य में हम होने न दे, रोक सकें। न्यू टेरिटरीज वेयर गिवन टू ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया। जो नए जीते हुए टेरिटरी थे वो इन चारों देशों ने अपने आपस में बांट लिया था। कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया। उस समय लेकिन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो उस समय नेपोलियन ने बनाया था उसको इसमें कुछ नहीं किया गया, वैसे कि वैसे ही रहने दिया गया। द कंजर्वेटिव रिजीम वाज ऑटोक्रेटिक। इसके बाद जो कंजर्वेटिव रिजीम थी वो ऑटोक्रेटिक थी, मनमानी करते थे, जो मन में आता था जो करते थे। दे इम्पोज सेंसरशिप लॉज। जो प्रेस पर सेंसरशिप, हर एक चीज़ पर सेंसरशिप पोस्ट कर देते थे, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा था। द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर अनदर रिवोल्यूशन। लेकिन जो लोगों की एक फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति की जो मेमोरी थी, यादें थी, जो उन्हें आज़ादी मिली थी, वो सब उनके पास था और दूसरे लोगों को इंस्पायर करती थी क्रांति करने के लिए। During 1815 year of repression, secret societies, revolutionaries, यही भावनाएं जो इंस्पायर करती थी लोगों को फ्रांस की क्रांति, यही आगे चलकर सीक्रेट सोसाइटी बनाने में मदद करती है। रिवोल्यूशनरीज कौन थे? फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ते थे। कमिटेड टू अपोज मोनार्की एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस। जो वियना कांग्रेस में मोनार्की को एस्टेब्लिश किया गया था फ्रांस में, उसको अपोज करते थे लोग। उन्हीं में से एक थे जोसेफी मजीनी। ये कौन थे? इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे, जिनका जन्म हुआ था जिनेवा में 1807 में। बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। ये कार्बोनरी नाम के सीक्रेट सोसाइटी में ज्वाइन किए थे। कौन? जोसेफी मजीनी। एट द एज ऑफ 24, जब 24 साल की उम्र में थे, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। जब ये 24 साल के थे तो 1831 में उनको रिवोल्यूशन जो लिगुरिया में हुआ था उसके चार्ज में उनको एग्जाइल पर भेज दिया गया था 1831 में। ही फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज़। जो ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए थे। पहला जो था वो था यंग इटली इन मार्सेल्स और दूसरा जो था यंग यूरोप इन बर्न। हुज मेंबर वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। इसके जो मेंबर थे वो लाइक माइंडेड थे, यंग थे। कहाँ के थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। इन चारों जगहों से इनके मेंबर थे। मैजनी बिलीव दैट, मैजनी जो थे, जोसेफी मैजनी जो थे, वो मानते थे कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। जो भगवान है वो चाहता है कि नेशंस एक यूनिट में, देश में बन जाए इंसानियत के लिए। मैजनी बिलीव दैट, सेम प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इनविशन में, एक ही प्रोसेस दोबारा आ गया था। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वेयर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। इनके ही मॉडल पर सीक्रेट सोसाइटी जो है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में इस्टेब्लिश होने लगे।